सुप्रभात, नमस्कार, बंदन। बच्चों, आज इकोनॉमिक्स 12th का आय निर्धारण एवं गुणक से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं वो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड यानी समग्र मांग और समग्र पूर्ति चैप्टर से जो है हम लोग आज कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। साथ ही बच्चों, आप सभी को बता दें कि एग्जाम में जो है इस चैप्टर से देखिए अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो है एक पूछेगा, जो है प्रश्नों की संख्या 2 और एक नंबर का पूछेगा 2। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है एक पूछेगा, वो है 4 अंक का 4 नंबर। और दीर्घ उत्तरीय भी एक प्रश्न पूछेगा 6 नंबर का, ठीक है ना। तो इस तरह जो है इस चैप्टर से आपका 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चलिए बच्चों, हम लोग समग्र मांग या एग्रीगेट डिमांड का जो है डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। समग्र मांग का अर्थ क्या है? समग्र मांग का अर्थ एक अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मांग से, यानी एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग से, यानी एक वित्तीय वर्ष के अंदर अंतिम वस्तु और सेवा का जितना भी मांग होता है या उस पर जितना भी व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? समग्र मांग कहा जाता है। अब जानते हैं हम लोग कि अंतिम वस्तु क्या है। तो अंतिम वस्तु बच्चों, ये वे वस्तुएं होती हैं जो निजी उपभोग तथा विनियोग के लिए खरीदी जाती है। अंतिम वस्तुएं ये वे वस्तुएं होती हैं जो निजी उपभोग तथा विनियोग के लिए खरीदी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो अंतिम वस्तु कहा जाता है। साथ ही आपको ये भी जानना है कि डिमांड में एक और वस्तु का जिक्र होगा जिसको कहा जाता है मध्यवर्ती वस्तुएं, ठीक है ना। और मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें दोबारा बेचने अथवा पुनः उत्पादन करने के लिए खरीदी जाती है। तभी फिलहाल यहाँ जो है अंतिम वस्तुओं का जिक्र था। तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो निजी उपभोग और अंतिम उपभोग के लिए किया जाता है। जैसे आटा खरीद लिए, तो आटा क्या है? वो फाइनल गुड से, आटा से अब रोटी बनेगा, उसका कंजप्शन होगा। लेकिन अगर आप मशीन खरीद लिए तो मशीन जो है आने वाले भविष्य में भी काम आएगा, तो क्या कहलाता है? या कहिए कि पुनः बेचने के लिए अगर हम लोग कोई वस्तु को खरीदते हैं तो मध्यवर्ती वस्तु कहलाता है। जैसे हम लोग कतारी खरीद लिए, अब कतारी से क्या होगा? ये ईख खरीद लिए तो उससे क्या होगा? चीनी बनाएंगे, तो कतारी क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डिफिनेशन कहता है कि समग्र मांग का अर्थ एक अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग से, यानी एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो है जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवा पर जो है कुल खर्च किया जाता है या कुल मांग किया जाता है, तो उसे समग्र मांग कहा जाता है। अब अगर यहाँ पर एक देख लीजिए, यदि सभी उत्पादनों की खरीदने पर किया गया व्यय पहले की अपेक्षा या पहले से अधिक हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि समग्र मांग क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसके विपरीत यदि लोग उत्पादन या उत्पाद को उत्पादन पर कम खर्च करने का निर्णय करता है, तो इसका अर्थ है कि समग्र मांग क्या हो रहा है? गिर रहा है, ठीक है ना। और आपको ये समग्र मांग जो है आपको जरूर पूछेगा। चलिए हम लोग ये जानते हैं कि समग्र मांग के घटक क्या है। घटक का मतलब है कि समग्र मांग के अंतर्गत कौन कौन सा कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर कंजप्शन यानी उपभोग और निवेश, ठीक है ना। एडी इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। जॉन मेनार्ड किन्स जो है दो ही को इन्वॉल्व किया है, ठीक है ना। हालांकि जो है एग्रीगेट डिमांड का जो कंपोनेंट है वो 4 है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, ये गवर्नमेंट है, प्लस क्या है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो है अंतर को दिखाता है, ठीक है ना। लेकिन विशेष रूप से जब आप ग्राफ देखेंगे तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को किन्स ने इन्वॉल्व किया है। अभी यहाँ फिलहाल जो आप ये देख लीजिए कि कंजप्शन जो होता है गृहस्थ क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? तो गृहस्थ क्षेत्र में होता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? तो निजी निवेश एक प्रकार का है। वस्तु एवं सेवाओं के लिए सरकारी मांग जो है जी को दिखा रहा है। जी क्या है? सरकारी मांग को दिखाता है। और क्या है? एक्स और एम क्या दिखा है? शुद्ध निर्यात का मांग को दिखाता है। बच्चों, एग्रीगेट डिमांड का जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, वो इस तरह है। कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस यहाँ पर गवर्नमेंट व्यय है, नहीं कह सकते हैं कि सरकारी खर्च है, प्लस
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो अंतर है उसका योग को ही एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। अच्छा, यहाँ कहता है कि परंतु केन्स केवल दो तत्व उपभोग एवं निवेश को ही गणना करते हैं। अभी मैंने कहा था कि जो जॉन मेनार्ड केन्स जो है एग्रीगेट डिमांड में कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को लेकर के ही ज्यादा इन्होंने विवरण दिया है। समग्र मांग क्या है? समग्र मांग बराबर है उपभोग मांग और निवेश मांग। चलिए, उपभोग मांग क्या होता है, उपभोग क्या होता है, ये भी तीन प्रकार का होता है। ये होता है कि एकदम, एक होता है ड्यूरेबल, एक होता है नॉन ड्यूरेबल और एक होता है सेमी ड्यूरेबल। एक होता है ड्यूरेबल, कहने का मतलब है कि आप फ्लैट बना लिए तो ये लंबे समय तक चलने वाला है, या मशीन खरीद लिए तो लंबे समय तक चलने वाला है, फैक्ट्री बना लिए तो लंबे समय तक चलने वाला है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ड्यूरेबल गुड्स कहेंगे। और नॉन ड्यूरेबल, जैसे हम लोग खाद्य सामग्री जो खरीद लेते हैं, जैसे साग सब्जी खरीद लेते हैं या पनीर खरीद लेते हैं, तो ये क्या है? नॉन ड्यूरेबल है ना। और सेमी ड्यूरेबल है कि कुछ दिन चलेगा, फिर क्या करते हैं उसको हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं, उसके जगह पर फिर उसी प्रकार का कोई दूसरा वस्तु खरीद लेते हैं, जैसे कपड़ा खरीद लिए, फर्नीचर खरीद लिए, तो ये क्या है? सेमी ड्यूरेबल में आता है। प्लस निवेश क्या है? तो निवेश जब कोई उपभोक्ता या निवेशक जो होता है वो क्या होता है कि लंबे समय के लिए जब कोई वस्तु को खरीदता है ना, या भविष्य में लाभ प्राप्त करने के लिए जब पैसा लगाता है या व्यय करता है, तो उसको निवेश कहा जाता है। निवेश भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रेरित निवेश और एक होता है स्वायत्त निवेश। ठीक है ना। प्रेरित निवेश का मतलब है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ेगा वैसे उसे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मान लिया जाए हम डायग्राम बना रहे हैं, तो ये क्या है? इधर इनकम को दिखाएगा और इधर जो है आपका जो है इन्वेस्टमेंट को दिखाएगा। इधर जो है इनकम को वाई ले लेते हैं, वाई से दिखाते हैं। अब क्या है कि ये जो है आपका ये लाइन है, जैसे जैसे इनकम, मान लीजिए इनकम यहाँ पर है तो इन्वेस्टमेंट इतना होगा। जैसे इनकम बढ़ गया, इनकम जो है यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है ना, तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है। जैसे ही इनकम बढ़ा, हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाता है, या निवेश को क्या कहा जाता है? प्रेरित निवेश कहा जाता है। लेकिन एक और ग्राफ बनता है, जिसे मान लिया जाए कि ये ऐसे है और ये इनकम लाइन को दिखाता है और ये इन्वेस्टमेंट लाइन को दिखाता है। इस तरह का लाइन रहेगा। इनकम मान लिया जाए कि मेरा 10,000 है, तो 10,000 का हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट मान लिया 2,000 इसको मान ले रहे हैं, तो 2,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे इनकम जो है 10 से क्या हो जाता है आपका? 20,000 हो जाता है। मान लो 20,000 हो गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होता, आज भी हम 2,000 ही कर रहे हैं। तो इस तरह के निवेश को क्या कहा जाता है? स्वायत्त निवेश कहा जाता है। ठीक है। अब केन्स का, यानी जॉन मेनार्ड केन्स का एक डायग्राम हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या कहता है कि ये आपका इनकम लाइन है, ये आय लाइन है, और ये क्या है? इन्वेस्टमेंट लाइन है। तो केन्स का कहना है कि आय के समांतर ही क्या होता है? निवेश होता है। हम उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बजट लाइन से बाहर नहीं जा सकते हैं। दूसरी चीज क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट लाइन से ऊपर कंजप्शन होता है। क्या होता है? इनकम लाइन से ऊपर। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आय लाइन का एकदम समांतर यानी पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो पैरेलल होना चाहिए। ठीक है। और कंजप्शन लाइन क्या होता है? कभी शून्य से स्टार्ट नहीं हो सकता है। बोलता है कि किन्स का कहना है कि आय जो शून्य है फिर भी कंजप्शन जो है होता है। ठीक है। अगर मान लिया जाए जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो कंजप्शन भी क्या होता है? वो बढ़ते जाता है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति या उपभोक्ता का इनकम शून्य होता है फिर भी कंजप्शन रेखा जो है यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, होगा तो ऊपर से। ठीक है। उसके बाद क्या है कि इनकम यानी कह सकते हैं ये निवेश लाइन और कंजप्शन लाइन का योग को क्या कर रहे हैं? हम एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड। और ये भी ध्यान देना है कि यहाँ का जितना डिस्टेंस है ओ और आई के बीच का जितना डिस्टेंस है, आई और एम के बीच भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि कंजप्शन के साथ किसको जोड़ा जा रहा है? तो निवेश को जोड़ा जा रहा है। ठीक है ना। इसीलिए जो है इसके बराबर ही इसको रखा गया है। देखिए लिखा हुआ भी आई। ठीक है। और साथ ही ये भी ध्यान देना है कि ये आई और सी का योग को ही एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। ये दोनों लाइन के ऊपर होगा। कौन? एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, ओ एक्स जो है आई लाइन को
इंडिकेट करेगा और ओ वाई जो है वो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को संदर्भित करेगा। अब यहाँ देख सकते हैं निवेश वक्र एक सच के समांतर सीधी रेखा है, क्योंकि केन्स के अनुसार अल्पकाल में आय के प्रत्येक स्तर पर निवेश का स्तर समान रहता है, निवेश में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पर केन्स कहता है कि इनकम के जो है समांतर रेखा ही निवेश रेखा होता है, इसकी समांतर रेखा होगा, ठीक है। चूंकि अल्पकाल में जो कह रहा है कि आय का जो भी लेवल हो लेकिन जो निवेश है वो चेंज नहीं होगा, यानी समान होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं एडी क्या है, समग्र मांग, जिसे निवेश के अस्थायी स्तर पर अस्थायी स्तर तथा उपभोग व्यय को जोड़कर ज्ञात किया जाता है। यानी क्या है कि ये निवेश रेखा और कंजप्शन रेखा को दोनों को जोड़ करके जो है बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जब आय बढ़ती है तो एडी बढ़ती है, समग्र एडी वक्र मूल बिंदु से उत्पन्न नहीं होता है। मैंने क्या बताया था कि कभी भी जो है एग्रीगेट डिमांड जो है मूल बिंदु से शुरू नहीं होगा, यहाँ से शुरू नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति अगर विद्यार्थी जीवन में पैसा नहीं कमाता लेकिन पढ़ाई के लिए तो खर्च कर रहा है और अपने संबंधित चीजों पर व्यय करता है, इनकम जीरो रहता है विद्यार्थी जीवन में, ठीक है, फिर भी वो क्या करता है, खर्च करता है ना। इसीलिए क्या बोलता है कि कंजप्शन रेखा हो या एग्रीगेट डिमांड रेखा हो, कभी मूल बिंदु से शुरुआत नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ बोलता है कि इसका अर्थ है कि उत्पादन का स्तर शून्य होने पर भी उपभोग कुछ न्यूनतम OM के बराबर आवश्यक है। अगर आपका जो है इनकम शून्य भी है तो उपभोग जो है OM के बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एग्रीगेट सप्लाई। समग्र पूर्ति का अर्थ क्या है, बोल रहे कि एक दी गई समयावधि, मतलब दी गई का मतलब है एक वित्तीय वर्ष में एक अर्थव्यवस्था द्वारा क्रय के लिए उपलब्ध सभी, क्रय के लिए या बेचने के लिए सभी उपलब्ध वस्तुओं तथा सेवाओं की मौद्रिक मूल्य समग्र पूर्ति होती है। क्या बोल रहा है कि एक वित्तीय वर्ष में एक अर्थव्यवस्था द्वारा बेचने के लिए या क्रय के लिए उपलब्ध सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, समग्र पूर्ति कहलाता है। अन्य शब्दों में अगर हम देखना चाहेंगे तो बोल रहा है कि समग्र पूर्ति एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल उत्पादन के औसत लागत है, यह राष्ट्रीय आय अथवा साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। यानी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एक प्रकार का नेशनल इनकम है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, इनका क्या कंपोनेंट है, तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, ठीक है। जितना आप इन्वेस्टमेंट या कंजप्शन करने के बाद जो पैसा बचता है, क्योंकि इनकम का दो पार्ट होता है, इनकम का जो है दो पार्ट होता है, एक होता है कंजप्शन, फिर क्या करते हैं हम लोग सेविंग करते हैं। इनकम का जितने भी जरूरत की चीजें होती हैं उस पर खर्च कर लेते हैं, बाकी जो पैसा बच जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं तो सेविंग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है C+S को दिया हुआ है। इनकम का दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है कंजप्शन यानी जरूरत की चीजों पर उपभोग करते हैं, और जो पैसा बच जाता है उसको हम लोग बचत कहते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना, राष्ट्रीय आय अथवा समग्र पूर्ति, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। क्या लिखा हुआ है, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। अब आप इस कर्व को देखिए, ओ जो है ये जो OX लाइन है वो आय को यानी इनकम को इंडिकेट करेगा, और OY जो है कंजप्शन और सेविंग को। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो लाइन है एग्रीगेट सप्लाई वो मूल बिंदु से शुरू हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, और कितनी डिग्री झुकी हुई होती है ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है कितना डिग्री में झुका हुआ होता है। तो ये आपको याद रखना है 45 डिग्री, ये जो है 90 डिग्री में बना हुआ है, और 90 डिग्री के अगर बीचे बीच चला जाए तो कितना डिग्री का होता है, तो 45 डिग्री का होता है। 45 डिग्री कौन है, तो एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो 45 डिग्री में बना होता है या झुका होता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई यानी समस्त पूर्ति वक्र जो 45 डिग्री पर है, मूल बिंदु से सकारात्मक सीधी रेखा होती है। अब यहाँ पर अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उपभोग व्यय एवं उपभोग फलन। उपभोग व्यय का अर्थ क्या है, बोलता है कि उपभोग व्यय को एक अर्थव्यवस्था में सभी गृहस्थियों द्वारा निजी उपभोग के उद्देश्यों से वस्तुओं और सेवाओं का जो क्रय पर किए गए कुल व्यय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब बच्चों आप यहाँ समझ सकते हैं
कि हाउस होल्ड जो है, गृहस्थ क्षेत्र जो है, पूरे देश को कहा जाता है, पूरी कंट्री को कहा जाता है, पूरी इकोनॉमी को कहा जाता है। और उसी इकोनॉमी के अंतर्गत एक जो है फर्म है जो वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है, उत्पादन करता है। ये क्या करता है, वस्तु और सेवा का जब उत्पादन करता है तो सीधे ये जो है कहाँ फॉलो करता है, तो हाउस होल्ड में, अपने देश के अंदर ही बेचता है। तो इसको बोलते हैं रियल फॉलो। क्या कहेंगे इसको, रियल फॉलो, ठीक है ना। वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह होता है फर्म के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा, तो वो वस्तु कहाँ बेची जाती है, तो हाउस होल्ड यानी गृहस्थ क्षेत्र में। यानी गृहस्थ क्षेत्र किसको कहा जा रहा है, तो एक इकोनॉमी को कहा जाता है, एक देश को कहा जाता है, अपने देश के अंदर बेचता है, ठीक है। इसको रियल फॉलो भी कहा जाता है। लेकिन उस वस्तु के बदले जो भुगतान करता है, यहाँ इस देश की जनता जो है या देश की जो सरकार है वो भुगतान करता है उस वस्तु के बदले, तो उसको मनी फ्लो कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मनी फ्लो। तो आप मान लीजिए कि हम लोग देश के अंदर जो है बहुत सारी वस्तुएं बिकती हैं, तो गृहस्थ क्षेत्र के लिए ही, उपभोग के लिए खरीदी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो जिक्र किया गया, यहाँ पर देख सकते हैं कि उपभोग व्यय को एक अर्थव्यवस्था में सभी गृहस्थ, तो एक देश के अंदर सभी जो गृहस्थ हैं वो क्या करता है, द्वारा निजी उपभोग के लिए जो है उद्देश्य से वस्तु और सेवाओं के क्रय पर किए गए कुल व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उपभोग व्यय कहा जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे उपभोग फलन। चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं उपभोग फलन क्या है, कंजप्शन फंक्शन क्या है। और गृहस्थ उपभोग का स्तर प्रयोज्य यानी इसको बोला जाता है डिस्पोजल इनकम। क्या कहा जाता है, डिस्पोजल इनकम पर निर्भर करता है। और गृहस्थ उपभोग का स्तर प्रयोज्य या डिस्पोजल इनकम पर निर्भर करता है। सांकेतिक क्या है कि कंजप्शन जो होता है वो डिस्पोजल इनकम के अंतर्गत ही हम लोग कंजप्शन करते हैं। अब डिस्पोजल इनकम क्या है ये भी जान लेते हैं। तो जो भी व्यक्तिगत आय होती है ना, उस पर उसका जो पर्सनल कर लगता है, या कहिए कि व्यक्तिगत कर जो लगता है, उसको जब घटा देते हैं तो उसको प्रयोज्य आय कहा जाता है। और इस आय को ही जो है अपनी जरूरत की चीजों पर खर्च की जाती है, यानी कंजप्शन किया जाता है। इसलिए कंजप्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डिस्पोजल इनकम है, ठीक है। अब डिस्पोजल इनकम को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो प्रयोज्य आय कहा जाता है। प्रयोज्य आय से तात्पर्य है व्यक्तिगत आय में जितने प्रकार के भी टैक्स लगता है उसको घटाने के बाद जो रकम बच जाता है उसी को प्रयोज्य आय या डिस्पोजल इनकम कहा जाता है, ठीक है। डिस्पोजल इनकम भी परीक्षा में पूछ देता है कि डिस्पोजल इनकम क्या है, या प्रयोज्य आय से आप क्या समझते हैं। बोल रहे कि यदि प्रयोज्य आय बढ़ती है तो गृहस्थ उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन प्रयोज्य आय में परिवर्तन से उपभोग व्यय में कितना परिवर्तन होगा या उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अब आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि उपभोग प्रवृत्ति क्या है। अब यहाँ पर क्या है, उपभोग प्रवृत्ति से अभिप्राय उस अनुसूची से है जो एक अर्थव्यवस्था में आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के स्तर को दर्शाती है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो एक अर्थव्यवस्था में कि आय के विभिन्न स्तर पर उपभोग के स्तर को दर्शाती है, यानी जितना इनकम है उसी के आधार पर हम कंजप्शन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपभोग की प्रवृत्ति कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कि उपभोग प्रवृत्ति के संबंध में केन्जियन जो है अपना मनोवैज्ञानिक नियम क्या दिया है। बोलता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है, परंतु आय में वृद्धि की अपेक्षा थोड़ा कम बढ़ती है। यानी हम लोग इनकम को कंजप्शन के बराबर नहीं ले जाते, यानी इनकम जो होता है इनकम जो होता है वो कंजप्शन के बराबर नहीं होता है, बल्कि हम उसमें सेविंग भी करते हैं। क्या करते हैं, सेविंग भी करते हैं। इनकम कंजप्शन के बराबर नहीं हो सकता। इनकम जो है यानी कंजप्शन जो है वो इनकम से क्या होगा, तो छोटा होगा, कम होगा, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि परंतु आय में वृद्धि की अपेक्षा कम बढ़ती है, कौन, कंजप्शन बढ़ती है। इसे उपभोग का केन्जियन मनोवैज्ञानिक नियम भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि लोगों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी सारी अतिरिक्त आय उपभोग पर खर्च नहीं करते, अर्थात अपनी आय का एक हिस्सा को वो बचाते हैं। क्या करते हैं, तो कुछ कंजप्शन करने के बाद कुछ रकम को क्या करते हैं, वो बचाते हैं, ठीक है। इसी को उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। कौन कहा है, तो ये किन्स ने कहा है, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं कि उपभोग समीकरण का ग्राफीय प्रदर्शन क्या है। यहाँ पर आप लोग समझिए इसको, ग्राफ में क्या है।
देखिए यहाँ पर जो है ग्राफ जो है ये इनकम लेवल को बताया है। ओ एक्स रेखा जो है आय को बताता है और ओ वाई जो है वो उपभोग को बताता है। और आय अगर जीरो होता है तब भी कंजप्शन किया जाता है, नहीं ओ आर के रूप में खर्च किया जा रहा है। इसको जो है सी बार जो दिखा रहा है ये जो है स्वतंत्र जो है उपभोग है। क्या है? स्वतंत्र उपभोग। यहाँ लिखा हुआ भी है स्वतंत्र उपभोग। सी बार का मतलब होता है कि इनकम जिस लेवल पर जीरो होता है उस लेवल पर भी जो है ओ आर खर्च होता है। तो यहाँ पर क्या है देख सकते हैं कि सी बार प्लस या इसको मीन सी मीन कह सकते हैं प्लस बी वाई। बी क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एमपीसी। एमपीसी क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा कि मान लिया जाए कि ये जो है आपका जो है ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए और यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ जो इनकम है, यहाँ जो पहला इनकम था अब इनकम बढ़ करके यहाँ जा रहा है। तो इनकम में जो चेंज होता है, अतिरिक्त इनकम जो होता है उसी को एमपीसी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक लाइन है और यहाँ पर जो है एक लाइन है। ठीक है ना, ये दोनों, ये इनकम प्रारंभिक इनकम को बताता है और ये जो है वर्तमान इनकम को बताता है। दोनों के अंतर को ही हम एमपीसी कहा जाता है। ठीक है, किन्स का कहने का मतलब है कि इनकम जैसे बढ़ता है उपभोग भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नहीं पहले इस बिंदु पर हो रहा होता है, अब क्या है कि जैसे ही इनकम बढ़ता है कंजप्शन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और दोनों के बीच का अंतर को ही क्या है? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बी को ही दिखाया, जो दिखाया जा रहा है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है और वो इनकम के लेवल के आधार पर होता है। इनकम के आधार पर जो है एमपीसी भी होता है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। कंजप्शन इज इक्वल टू, यहाँ बोल रहा है स्वतंत्र उपभोग प्लस ये जो है एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ये इनकम। अब ये क्या है? उपभोग है, ये स्वतंत्र उपभोग है। बी क्या बोल रहा है? उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बता रहा है जो एक से यानी कह सकते हैं जीरो से बड़ा होता है। और इनकम क्या है? वाई इक्वल टू इनकम का स्तर को बताता है। अब यहाँ कहता है कि यदि आय शून्य है तब भी उपभोग क्या होता है? शून्य नहीं होता है। बोल रहा है कि वह पिछली बचतों में से किया गया व्यय होता है। ठीक है ना, जो पीछे जो बचत करके आए, अगर इनकम जीरो है यानी इस महीना आप नहीं कमाए पाए तो पिछले जो बचत किए हुए रहते हैं उसी को हम लोग जो है ये खर्च को दिखाता है। पिछला बचत के खर्च को सी बार के रूप में दिखाता है जो हम उपभोग कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि उपभोग और औसत प्रवृत्ति तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति में क्या अंतर है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीजें मैं अगला क्लास में आप सभी को बताएंगे। धन्यवाद।